डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अब फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट का क्लास शुरू करने जा रहे हैं और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का ये पहला क्लास है जिसका टॉपिक आज का हम लोग का होगा रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी 1857 का विद्रोह। ये एक लंबा टॉपिक है और बहुत सारे विषय इसमें शामिल हैं। सिविल सर्विस के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुल 9 टॉपिक इसमें आते हैं। उसमें सबसे पहला टॉपिक जो आज हम लोग देखने जा रहे हैं वो है इतिहास लेखन, हिस्टोग्राफी। जहाँ तक इतिहास लेखन या हिस्टोग्राफी का प्रश्न है तो इसके अंतर्गत जो चीज़ देखी जाती है वो ये कि इस विषय पर इतिहास में किस किस तरीके से कौन कौन लोगों ने लिखा है। हिस्टोग्राफी के विषय में जो बातें कही जाती हैं वो ये कि इतिहास लिखने के कुछ नियम और कुछ कानून हैं और उसको दृष्टिगत रख करके अगर लिखा जाता है तभी वो सही इतिहास कहलाता है। लेकिन इन सबों के बावजूद इतिहास लेखन में इतिहास लिखने के लेखकों का वर्गों का भी उदय हो चुका है। यानी विचारधारा के हिसाब से, थॉट के हिसाब से इतिहासकार एक प्रकार के नहीं हैं। वैचारिक रूप से वो बहुत सारे ग्रुपों में बटे हुए हैं और जब भी किसी विषय पर वो लिखते हैं उस विषय पे सबका विचार अलग अलग होता है। तो हम अगर 1857 के विद्रोह के हिस्टोग्राफी की अगर बात कर रहे हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि इस विद्रोह पर डिफरेंट टाइप के हिस्टोरियन ने जो अपने विचार दिए हैं, जो थॉट दिए हैं, वो क्या है, वो हम लोग को जानना है। या दूसरे शब्दों में इसको इस ढंग से भी कह सकते हैं कि 1857 पर के विद्रोह पर इतिहासकारों का क्या विचार है। इस कंटेक्स्ट में हम पाते हैं कि आधुनिक भारतीय इतिहास में जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी विषय हैं, उन सभी विषयों में सबसे ज़्यादा किसी विषय पर पुस्तकें लिखी गई या रिसर्च किया गया तो विषय है रिवोल्ट ऑफ 1857। लेकिन इसके साथ साथ ये भी एक सच्चाई है कि सबसे ज़्यादा विवाद अगर किसी टॉपिक पर उभरा है आधुनिक भारतीय इतिहास में या स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में, तो वो विषय भी 1857 का रिवोल्ट ही है। किसी ने इसे सिपाही विद्रोह कह दिया, किसी ने सिमुल्टेनियस या स्वतः स्फूर्त विद्रोह कह दिया, किसी ने कहा नहीं प्री प्लान था, पूर्व नियोजित था, किसी ने कहा कि ये हिंदू मुसलमानों का संघर्ष था, किसी ने कह दिया कि ये सभ्यता और बर्बरता का युद्ध था, किसी ने कह दिया ईसाई धर्म के विरुद्ध यह युद्ध था, किसी ने यह भी कहा कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तो इस प्रकार से टॉपिक एक है, फैक्ट्स एक है, लेकिन इतिहासकारों के व्यूज, विचार इस पर अलग अलग है। तो इस कारण से इस टॉपिक का हिस्टोग्राफी पढ़ना इंपॉर्टेंट है ताकि हमें पढ़ने के क्रम में वो विचार भी पता चले कि कौन व्यक्ति इसको किस दृष्टि से देख रहा है। और दूसरा महत्व इस हिस्टोग्राफी का इसलिए भी है कि प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न प्रीलिमिनरी टेस्ट में आए हैं उसमें इन हिस्टोरियन का जो थॉट है उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना करके पूछा गया है कि किस हिस्टोरियन ने कौन सी बुक लिखी, उसमें क्या विचार थे। ये 3 सेक्शंस के आधार पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्रिएट किया गया है। तो सिर्फ मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से ही ये टॉपिक महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि प्रारंभिक या प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस के दृष्टिकोण से भी ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये तो बात हुई। अब इसमें एक और चीज़ जुड़ा हुआ है कि आज भी ये काफ़ी विवादित है और विवाद का जो विषय है वो है विद्रोह शब्द, रिवोल्ट वर्ड जो है वो।
हमें खुद इसका सामना करना पड़ा। कुछ 2 वर्ष पहले लगभग राजगीर में जो है सेमिनार हुआ था इसी फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट पे, तो हमने भी अपना वहाँ पेपर प्रस्तुत किया। इत्तेफाक से टॉपिक 1857 का रिवोल्ट ही था। और जब हमने उसमें रिवोल्ट शब्द इस्तेमाल किया तो वहाँ जो जजेस थे, जो लोग थे, आयोजक जिसको कह लीजिए, उन्होंने कहा कि नहीं, हिस्ट्री में 1857 के साथ विद्रोह शब्द लगाना उचित नहीं, बल्कि इसके लिए क्रांति शब्द इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो इसके पीछे जो कॉज है, जो कारण है, वो ये कि हमारे देश में 2014 के पहले जो हिस्ट्री के बातों का निर्धारण होता था, वो ऑल इंडिया हिस्ट्री कांग्रेस एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका प्रतिवर्ष सेमिनार होता है, कन्वेंशंस होता है, और उसमें जो पेपर प्रस्तुत लोग करते हैं वही हिस्ट्री बनता है। तो 2014 तक उसी का ऑटोनॉमी कहिए कि था। और वो जो ऑर्गेनाइजेशंस था, वो इतिहास का जो वामपंथी सेक्शंस है उसका प्रभाव उस पर था। उसके बाद नवीन सरकार जब आई तो उसने इतिहास में परिवर्तन लाने के लिए एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसको इतिहास संकलन परिषद कहा जाता है, और ये इस समय काफ़ी सक्रिय है। तो उसी का सेमिनार था और उसी में ये बात उभरी। तो हम ये बता इसलिए आपको रहे हैं कि हवा के दिशा में चलने से ही सफलता जल्दी मिल जाती है। तो हम लोग को इतिहासकारों के इस द्वंद्व में पढ़ने से क्या फायदा है, जब वर्तमान परिवेश में विद्रोह को क्रांति ही कहना ज़्यादा उपयुक्त माना जा रहा है। तो हमारा सजेशन ये है कि आप भी क्रांति शब्द का ही इस्तेमाल कीजिए ताकि कोई द्वंद्व में ना फंसे। अगर आपका कॉपी चेक करने की बारी आए तो इसके पक्षधर ज़्यादा होंगे, स्वाभाविक सी बात है। ये ना भी होंगे तो मेंटेलिटी बन जाती है, क्योंकि कॉपी जो चेक होता है उसमें एक आदर्श उत्तर पुस्तिका दिया जाता है एग्जामिनर्स को। मतलब इस सवाल का जवाब ये होगा, अगर ये लड़का लिखता है तो आप इतना नंबर दीजिए, ये नहीं लिखता है तो ऐसे कीजिए। तो वहाँ एग्जामिनर के भी हाथ बंधे रहते हैं सैंपल आंसर शीट की वजह से। जो प्रारूपीय उत्तर पुस्तिका होती है उसको उसी के अनुरूप आंसर देना होता है। तो इसलिए आपसे गुजारिश ये है कि आप भी विद्रोह के जगह पर क्रांति शब्द इस्तेमाल कीजिए। क्लियर? अब हम टॉपिक पे आते हैं, और टॉपिक हमारा जो हिस्टोग्राफी है, इतिहास लेखन है, इसका भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शंस बनाया जा सकता है, एक भूमिका में बात कही जा सकती है। और वो बात इस तरह से कही जा सकती है कि इतिहास या कोई भी विषय बहुपक्षीय होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। और अगर सब्जेक्ट या विषय बहुपक्षीय है, मल्टी डायमेंशनल है, तो ऐसे में विभिन्न विचारधाराओं का, थॉट्स का उभरना स्वाभाविक सी बात है। 1857 का विद्रोह भी इस नियम का अपवाद नहीं है, एक्सेप्शंस नहीं है, और इसमें भी बहुत सारे विचार पाए जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में 1857 के रिवोल्ट पर इतिहास में कितने प्रकार के विचार पाए जाते हैं, ये हम लोग को जानना ज़रूरी है। तो इस परिवेश में हम पाते हैं कि 1857 के विद्रोह के इतिहास लेखन में 3 प्रकार के विचारधाराओं का उदय दिखाई पड़ता है। तो हम लोग अपनी सुविधा के लिए उसको 3 शीर्षकों में बांट लेते हैं। उसमें पहला है अर्ली हिस्टोग्राफी, यानी प्रारंभिक इतिहास लेखन।
दूसरा शीर्षक हम लोग दे सकते हैं कि अर्ली इंडियन हिस्टोग्राफी। यानी आरंभिक भारतीय इतिहास लेख। तीसरा हम लोग शीर्षक बना सकते हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हिस्टोग्राफी। यानी स्वतंत्रता के बाद का इतिहास लेखन। ये तीन शीर्षकों में हम लोग आज के क्लास का अध्ययन करेंगे। इसमें जो देखने वाली बात है ये कि शुरू के जो दो शीर्षक हैं वो आज़ादी से पहले का है और आखिरी और तीसरा जो है वो आज़ादी के बाद का है। और आज़ादी से पहले में दो शीर्षक बनाने के लिए मजबूरी ये थी कि इतिहासकारों का एक वर्ग ऐसा है कि जिसमें सभी के सभी अंग्रेज हैं और जिस समय उन्होंने लिखना शुरू किया तो उस समय भारतीय लेखक उभर करके सामने नहीं आए। इसलिए इस खंड में एक तरीके से कहिए तो ब्रिटिशर्स हिस्टोरियन का जिक्र आएगा। और ये जो खंड है ये ऐसा खंड है कि दो व्यक्ति ऐसे हुए जिन्होंने हिम्मत करके 1857 के बारे में आज़ादी से पहले ही लिखा। तो वो दोनों कौन थे और क्यों हिम्मत कर पाए और जो लिखा तो उसमें कौन से विचार थे वो उस सेक्शंस में देखेंगे। और इस विषय पर अधिकांश जो लिखा गया वो आज़ादी के बाद लिखा गया और लिखने के क्रम में कौन कौन से थॉट्स उभर करके सामने आए वो हम तीसरे खंड में उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि जो एक्सप्लेनेशंस किया जा सकता है कि विद्रोह के बाद बंद कीजिए पंखा। अधिकांशतः ब्रिटिश इतिहासकारों ने ही लिखा। और इसके पीछे कारण था और कारण था दो। अगर इसके पीछे कारण क्यों लिखा, भारत के लोगों ने क्यों नहीं लिखा, तो इसके पीछे दो कॉज बताए जाते हैं। पहला कॉज तो ये कि विद्रोही कोई परमान नहीं छोड़ना चाहते थे। विद्रोही कोई परमान नहीं छोड़ना चाहते थे। और दूसरा कॉज इसका यह है कि जो स्वतंत्र लेखक थे, जो विद्रोही नहीं थे बल्कि सिर्फ लेखक थे, स्वतंत्र लेखक ब्रिटिश दमन से डरते थे।
उससे डरते थे। ठीक है, तो विद्रोह के फौरन बाद या आजादी से पहले जो 1857 पर जो भी लिखा गया वो अधिकांशतः अंग्रेज लेखकों के द्वारा लिखा गया, भारतीयों के द्वारा नहीं लिखा गया। सिर्फ दो नाम आते हैं जिसका जिक्र हम बाद में करेंगे। तो सवाल पैदा ये होता है कि क्यों नहीं लिखा गया। तो उसके दो कारण थे। एक कारण थे कि जो विद्रोही था, हाँ क्या हुआ, हाँ हाँ हाँ, तो जो विद्रोही थे वो कोई प्रमाण नहीं छोड़ना चाहते थे, सबूत। तो जब प्रमाण ही नहीं छोड़ेंगे तो फिर इतिहास कहां से लिख पाएंगे, या इतिहास कहां से लिखा जाएगा, दोनों बात है। जो व्यक्ति सबूत ही मिटाना चाह रहा है तो इतिहास तो खुद अपने आप में एक सबूत होता है। तो जो विद्रोह की घटना को ही सबूत के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहता है, उस पक्ष से, उस साइड से आप ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त करने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और दूसरा के जो विद्रोही नहीं थे, जिन्होंने रिवोल्ट में भाग नहीं लिया, बल्कि लेखक थे, स्वतंत्र लेखक थे, उन्होंने भी इतिहास नहीं लिखा। और नहीं लिखने के पीछे कॉज क्या था कि वो डरते थे कि अगर हम विद्रोह पर कुछ लिखेंगे तो हमें ब्रिटिश दमन का शिकार होना पड़ेगा। इसलिए अधिकांश लेखक जो थे वो ब्रिटिशर्स थे। और ब्रिटिश लेखकों में अगर देखा जाए तो जो नाम उभर करके सामने आता है वो काफी चौंकाने वाला है। जॉन के, मॉलिसन, लॉरेंस और हेनरी स्टोक्स। राइक्स होम, राइक्स होम्स, ये जो नाम मैंने आपको लिखा, यानी जॉन के, मॉलिसन, लॉरेंस और राइक्स होम, ये एक्चुअली में हिस्टोरियन नहीं है। ये पेशे से हिस्टोरियन नहीं है, बल्कि पेशे से ये एडमिनिस्ट्रेटर है। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में ये ऊंचे ऊंचे पदों पर काम करने वाले सरकारी अधिकारी थे। तो इनके द्वारा क्यों लिखा गया हिस्ट्री 1857 पे, ये एक चौंकाने वाली बात है। तो इन्होंने जो 1857 पे हिस्ट्री लिखा, उसका उद्देश्य ये था कि वो एक विचारधारा को साबित करें 1857 के सेंस में। और वो विचारधारा क्या हो कि वास्तव में उनका उद्देश्य इस बात को साबित करना था कि यह विद्रोह ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियों में कमी के कारण नहीं हुआ, या ब्रिटिश शासन का इतने वर्षों का जो शासन था उस शासन का कोई शोषणात्मक रूप नहीं था, कोई एक्सप्लॉइटरी चेहरा नहीं था। वास्तव में यह विद्रोह इसलिए हुआ कि सैनिक सेवा में या सैनिक प्रशासन में, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ थोड़ी बहुत कमियां थी, जिन कमियों के कारण सैनिक अनरेस्ट हुआ, असंतुष्ट हुए और उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो यदि सेना में पाए जाने वाले इन कमियों को अगर दूर कर लिया जाएगा तो फिर भविष्य में इस प्रकार का कोई भारतीयों का विद्रोह नहीं होगा। ये बातें उन्हें साबित करनी थी। दूसरे शब्दों में आप ऐसे कह सकते हैं कि ब्रिटिश शासन की रिलीवेंसी साबित करनी थी।
औचित्य साबित करना था कि ब्रिटिश शासन भारत में प्रासंगिक है, जरूरी है, रिलीवेंट है, नेसेसरी है। आप ऐसा ना समझिए कि भारत के लोग ब्रिटिश शासन के खिलाफ हो गए, बल्कि रियलिटी ये है कि भारत के लोग खिलाफ नहीं हुए हैं, बल्कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में जो सैनिक हैं, उन सैनिकों को नीचे वाले लोगों के द्वारा कुछ गलतियां की गई हैं, जिसके वजह से भी विद्रोही बन गए हैं। और जब सैनिक विद्रोही बन गए हैं तो उससे जुड़े हुए जो उनके परिवार या गांव या राज्य के लोग थे, उनमें से कुछ ने उनका साथ दे दिया। एक्चुअली में पूरे भारत में ये विद्रोह नहीं हुआ, और ऐसा लिखना और साबित करना उनके लिए जरूरी भी था, क्योंकि यदि इस पर वो काम नहीं करते और इस बात को साबित नहीं करते तो दो जगह उनको नुकसान होता। एक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके द्वारा भारत में शासन किए जाने को इमोरल कहा जाता, अनैतिक कहा जाता, और दूसरा, भारत के अंदर जो लोग अभी तक ब्रिटिश शासन के समर्थक थे, वो फिर विरोध के तरफ उनका कदम बढ़ जाता। तो इन दोनों विपरीत परिस्थितियों का रिवर्स सर्कमस्टांसेस को सपोर्ट सर्कमस्टांसेस में बदलने के लिए जरूरी था कि इतिहास का सहारा लिया जाता। और इसी कारण से फौरन बाद, विद्रोह के फौरन बाद इन अंग्रेज प्रशासकों ने इतिहासकार बनकर 1857 का इतिहास लिखना शुरू किया। क्लियर हो गया? तो ये मैंने आपको साहब कंप्लीट किया, बताया कि अर्ली हिस्टोग्राफी का क्या एम्स, क्या ऑब्जेक्ट था और कौन कौन लोग उसमें थे। अब आगे की बारी आती है, तो इसमें हेडिंग हमने दिया कि अर्ली इंडियन हिस्टोग्राफी, मतलब स्वतंत्रता से पहले भारत के लोगों ने भी इतिहास लेखन किया 1857 के विद्रोह पे, और स्वतंत्रता से पूर्व केवल दो नाम हम लोग को मिलता है। स्वतंत्रता से पूर्व केवल दो भारतीयों के द्वारा इस विषय पर लिखा गया। आप इन दो व्यक्तियों का नाम बता सकते हैं कि दो व्यक्ति कौन थे जिन्होंने स्वतंत्रता से पूर्व 1857 के विद्रोह के विषय पर पुस्तकें लिखी या कुछ बातें लिखी? नहीं पता है? उसमें एक नाम है सर सैयद अहमद खां का। सर सैयद अहमद खां, इन्होंने विद्रोह के फौरन बाद 1860 ईस्वी में, 57 में विद्रोह होता है और 1860 में ही अनए से causes of revolt of 1857, इंग्लिश में ये उसका हेडिंग था, और इसका उर्दू वर्जन भी था जो आमतौर पर परीक्षा में पूछा जाता है, और वो था
असबाबे बगावत हिंद, असबाबे बगावत हिंद। ठीक है, तो सर सैयद अहमद खां कैसे हिम्मत कर पाए 1857 पर an essay on the causes of revolt of 1857, an essay on the causes of revolt of 1857। ठीक है, तो एक्चुअली में क्यों लिखा ये पुस्तक असबाबे बगावत हिंद, तो उसके पीछे कारण था कि थोड़ा सर सैयद खां के बैकग्राउंड को देखना पड़ेगा। तो अगर उनके उदय को और बैकग्राउंड को देखते हैं तो पाते हैं कि वो प्रो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश समर्थक थे, क्योंकि वो सरकारी नौकरी करते थे। उस समय ब्रिटिश प्रशासन में ऊंचा पद पाना एक कठिन खेल था, लेकिन ये यूपी के बिजनौर जिला के या जनपद के सदर अमीन के पद पर नियुक्त थे। एक अच्छा पद था न्यायाधीश का, तो इसलिए ब्रिटिश समर्थक थे। और जब 1857 का विद्रोह होता है तो इन्होंने बाज़ाब्ते तौर पे अंग्रेजों के समर्थन में यूपी के मुसलमानों में काम किया। और काम क्या किया कि मुसलमान विद्रोह में भाग न ले, जबकि वास्तविकता ये थी कि यूपी में मुसलमानों और ब्राह्मणों, इन्हीं दो लोगों ने बड़े पैमाना पे विद्रोह किया। और सर सैयद अहमद खां का प्रयास था कि मुसलमानों को इस विद्रोह से अलग कर ले। और जब विद्रोह समाप्त हो गया, विद्रोह को कुचलने में अंग्रेज सफल रहे, तब ये काफी चिंतित हुए इस बात से कि हमारे लाख प्रयास के बावजूद तो मुसलमानों ने भाग लिया, और इसका रिजल्ट क्या होगा कि जो दमन चक्र चलेगा ब्रिटिश का, वो मुसलमानों के खिलाफ चलेगा। तो मुसलमानों को ब्रिटिश दमन चक्र से बचाने के लिए एक पुस्तक लिखी, और इस पुस्तक में इस बात को साबित किया कि 1857 के विद्रोह में मुसलमानों की कोई भूमिका नहीं थी। यही वजह था कि इस किताब पर अंग्रेजों ने कोई ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं किया, क्योंकि उनकी नीतियों के खिलाफ नहीं था। अब दूसरा जो नाम है वो है विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। इन्होंने 1910 ईस्वी में 1910 में एक किताब लिखी, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंट, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। विनायक दामोदर सावरकर ने 1910 में लिखा, और यहां नहीं लिखा। सबसे बड़ी बात यह है, ये किताब उन्होंने फ्रांस में लिखा था, और फ्रांस से यहाँ साइक्लो स्टाइल के तरीके से, वो जो घुमा घुमा के मशीन में प्रिंट किया जाता था, पहले तो इस तरह का प्रिंटर था नहीं, ये फोटो स्टेट का ज़माना था नहीं, तो उससे किताब का शक्ल देखकर और बाइंडिंग करके पानी वाले जहाज पर एक आदमी को बैठा करके, वो भी मुस्लिम ही था, उसके माध्यम से यहाँ भेजा गया। और इस पुस्तक में विनायक दामोदर सावरकर ने जो लिखने की शैली अपनाई, तो उससे ये पता चलता है कि उनका उद्देश्य 1857 के विद्रोह के घटनाओं का वर्णन करना नहीं था। जो इवेंट्स घटे थे 1857 में, उन इवेंट्स का क्रमिक रूप से सिलसिलेवार तरीके से, क्रोनिकलाइज तरीके से डिस्क्रिप्शंस या विश्लेषण करना नहीं था, बल्कि 1857 के विद्रोह की जो घटनाएं घटी
उसको राष्ट्रवाद के उदय के लिए प्रयोग करना था। यानी वो 1857 के रिवोल्ट को भारतीयों के अंदर नेशनलिज्म की भावना पैदा करने के लिए एक साधन के रूप में प्रयोग करना चाहते थे। इसीलिए इस फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक को इसी ढंग से लिखा गया ताकि भारतीयों में नेशनलिज्म जो है वो राष्ट्रवाद का उदय हो। चूंकि ये अंग्रेजों के नीति के खिलाफ था, इसीलिए फौरन इस किताब पे बैन लगा दिया। और जब देश स्वतंत्र हुआ तो 1957 में ये किताब पुणे से प्रकाशित हुई और तब पता चला कि विनायक दामोदर सावरकर ने एक किताब लिखी थी और उसका उद्देश्य ये था। तो ये थे दो व्यक्ति जिनके द्वारा स्वतंत्रता से पूर्व 1857 के विद्रोह पर कुछ लिखा गया, कुछ कहा गया, और दोनों का उद्देश्य इस घटना का इतिहास लिखना नहीं था, बल्कि अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इस घटना का इस ढंग से व्याख्या करना था कि वो अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सके। तो वास्तव में ये इतिहास की पुस्तक ये मानी ही नहीं जा सकती। अब आप देख सकते हैं कि जो भी चीजें लिखी गई वो कब लिखी गई, तो आजादी के बाद। ठीक है, तो अधिकांश लेखन स्वतंत्रता के बाद हुआ और इसका जो आरंभ होता है, इसकी जो शुरुआत होती है वो 1957 में। 1957 में क्यों होती है कि इस वर्ष विद्रोह का 100 वर्ष पूरा हो रहा था और इस उपलक्ष्य में इस विषय पर शताब्दी जयंती सेंटियरी सेरेमनी आयोजित किया गया। सेंचुरी सेरेमनी का मतलब यह हुआ कि किसी घटना का 100 वर्ष जब पूरा होता है तो उसकी जयंती लोग मनाते हैं। जैसे अभी अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इसमें होता क्या है कि स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव, तो स्वतंत्रता की बातें की जा रही है अभी, तो उसी ढंग से 1857 का शताब्दी जयंती जब मनाया जा रहा था, इसका अर्थ ये हुआ कि इस वर्ष 1857 पे पूरे देश में कार्यक्रम होगा, सेमिनार होगा, सिंपोजियम होगा, डिबेट होगा, बच्चों के बीच प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी, लोग प्रभात फेरियां निकालेंगे, इस विषय पर झांकियां निकालेंगे, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। उसके साथ साथ इसमें एक बात यह भी शामिल था कि इस विषय पर एक कंपाइल हिस्ट्री लिखा जाए, एक ऐसा हिस्ट्री का बुक लिखा जाए जिसमें 1857 पे सारी बातें उपलब्ध हो। तो ठीक है, तो इसमें एक ये भी किया गया, इस सन
सेंटरी सेरेमनी में कि 1857 पे के विषय पर एक पुस्तक लिखने की योजना बनाई गई। और इस योजना का जो दायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटी सौंपा गया, वो उस समय के प्रसिद्ध इतिहासकार थे जिनका नाम था रमेश चंद्र मजूमदार, यानी इनको शॉर्ट में आरसी मजूमदार के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बड़े हिस्टोरियन थे। तो सरकार ने कहा कि आपसे अच्छा कौन लिखेगा, लेकिन दिक्कत यह था कि ये घोर दक्षिणपंथी थे और जो सरकार थी उसका झुकाव समाजवाद के तरफ था। इसी के एक वर्ष पहले कांग्रेस का अवार्डी अधिवेशन होता है 56 में शायद, उसमें कांग्रेस पार्टी ने अपना लक्ष्य समाजवाद घोषित किया था और उसके एक साल बाद ये घटना घट रही है। तो स्वाभाविक सी बात है कि कांग्रेस पर प्रभाव सोशलिज्म का था, जबकि ये इस विचारधारा के समर्थक नहीं थे। नतीजा के तौर पर इनका सरकार से अनबन हो गया। इस विषय पर ले लिया इन्होंने, लेकिन फिर सरकार से अनबन हो गया और इन्होंने छोड़ दिया। तब ये दायित्व जो सौंपा गया जिस व्यक्ति को, उनका नाम था सुरेंद्र नाथ सेन। क्या नाम था, बोलिए एक बार। वेरी गुड। जिनको हम लोग एसएन सेन के नाम से भी जाना जाता है, जानते हैं, सुरेंद्र नाथ सेन। ठीक है। इन्होंने पहले से तैयारी थी, ये भी बहुत ही बड़े भी हिस्टोरियन थे। घटना 100 साल पहले हो चुकी थी, तो पढ़ लिख करके तैयार होंगे। तो इन्होंने 59 में ही 57 में ये जवाबदेही दी गई और 59 में इन्होंने एक पुस्तक लिख दी जिसका नाम था द सिपाही म्यूनिटी एंड rebellion of 1857। आप चाहिए तो इंग्लिश में इसको लिख सकते हैं। और एसएन सेन ने, सुरेंद्र नाथ सेन ने द सिपाही म्यूनिटी एंड रिबेलियन ऑफ 1857 जो किताब लिखी, तो पूरी तरीके से एक वस्तुनिष्ठ पुस्तक थी, ऑब्जेक्टिव पुस्तक थी। ऑब्जेक्टिव का मतलब यह नहीं कि क्वेश्चन आंसर वाला समझ लीजिए आप। बात समझ में आ रही कि नहीं? यहां पर लेखन शैली में ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि एकदम बैलेंस, संतुलित बात लिखना, और सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि उसमें बहुत तरह की बातों को शामिल कर देना जिससे विवाद पैदा हो। तो एसएन सेन, सुरेंद्र नाथ सेन ने जो पुस्तक लिखी, यानी द सिपाही म्यूनिटी एंड रिबेलियन ऑफ 1857, वो एक सिंथेसाइज बुक थी। लेकिन हाँ, सभी कुछ लिखा, एक बात से इनकार कर दिया उन्होंने कि ये सिपाही विद्रोह नहीं था। जो अभी तक लोग कहते आ रहे थे कि ये सिपाही विद्रोह था, और इसके जनक खास तौर से ब्रिटिश प्रशासक थे, ब्रिटेन के लोग थे, जो शुरू में ही हमने बताया कि जितने एडमिनिस्ट्रेटर थे सबने एक जानबूझ करके नीति के तहत इसे सिपाही विद्रोह कहा, ताकि इसे ब्रिटिश शासन के खिलाफ जन विद्रोह के रूप में प्रस्तुत ना किया जा सके।
तो संतुलित दृष्टिकोण का मतलब, एसेंसेन का मतलब क्या आप समझते हैं? कि संतुलित दृष्टिकोण अपनाया मगर उन्होंने इसे सिपाही विद्रोह नहीं माना। तो इसका अर्थ ये आप नहीं लगाइए कि उन्होंने उसी समय इसे जन विद्रोह कह दिया, ये एक राष्ट्रीय विद्रोह कर दिया, यह कह दिया कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम है। ऐसा उन्होंने नहीं किया, क्योंकि राष्ट्रीय कहने में भी उनको दिक्कत थी, क्योंकि अभी तक राष्ट्रवाद उस रूप में उभर करके सामने नहीं आया था जिस रूप में राष्ट्रवाद 20वीं शताब्दी में था। इसे जन विद्रोह नहीं कहा उन्होंने, क्योंकि संपूर्ण भारत के लोगों की भागीदारी इसमें नहीं थी। भारत के बहुत सारे लोग अभी भी थे जो ब्रिटिश समर्थक थे। तो इस तरीके से कोई निष्कर्ष नहीं निकाला, बल्कि जो भी विचार उनके पास आया उसका एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए किसी विशेष निष्कर्ष पर वो नहीं पहुंच पाए। लेकिन हाँ, एक निष्कर्ष पर जरूर पहुंच पाए, और वो निष्कर्ष क्या था कि जो भी हो इसका नेचर, लेकिन सिपाही विद्रोह वाला नेचर नहीं था। तो कहने का अर्थ है कि एसेंसेन ने बहुत अच्छा प्रयास किया जो सरकार ने उनको दायित्व सौंपा था। अब देखिए, एसेंसेन ने तो अपनी अकाउंटेबिलिटी निभा दी। अब दूसरी बारी आता था किसका? आरसी मजूमदार का, यानी रमेश चंद्र मजूमदार का। इनका अनबन जरूर हो गया था, लेकिन शुरुआत में तो इन्हीं को जिम्मा मिला था। तो एक विद्वान होने के नाते उन्होंने प्रपोजल को लौटा तो दिया जरूर, लेकिन उनके दिल में भी तमन्ना थी कि जब ऐसी बात है तो हम स्वतंत्र रूप से इस विषय पर लिखेंगे। तो इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई उसका नाम था 1857, यानी इंग्लिश में 1857 किताब के ऊपर लिखा हुआ है। ये टाइप कीजिएगा तो आ जाएगा। वो इसमें नहीं लिखा हुआ है, ये वाला इस ढंग से नहीं लिखा हुआ है, बल्कि अल्फाबेट में ही लिखा हुआ है 1857। अब इन्होंने जो किताब लिखा, तो ये किताब एक्चुअली में 1857 का कोई हिस्ट्री नहीं था, बल्कि 1857 के कुछ घटना पर लोगों के बीच कुछ कंफ्यूजन था, कुछ संदेह था विशेष घटनाओं पे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लालटेन और चपाती वाली घटना। लालटेन और चपाती वाली घटना को लोग इस्तेमाल करते हैं इस रूप में कि विद्रोह से पहले यूपी के गांव में लालटेन और चपाती रात में बांटी गई थी। वो इसलिए कि विद्रोह का संदेश 10 तारीख वाला लोगों को पहुंचाया जाए कि हम लोग प्लान बनाए हैं कि 10 तारीख को विद्रोह कर दिया जाए। तो इसका कोई सबूत नहीं मिलता है, किसी इतिहासकार के द्वारा ये घटना घटी थी, लेकिन ये घटना के कारण विद्रोह करवाया जा रहा था, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। तो एक संदेह था इस घटना पर। तो इसी तरह के कुछ संदेहों को रमेश चंद्र मजूमदार ने अपनी पुस्तक 1857 में दूर करने की कोशिश की। कोई बाज़ाब्ता तौर पे सीक्वेंस में क्रमवार रूप से 1857 के इतिहास को लिखने की कोशिश नहीं की। बात समझ में आई? अब देखिए साहब, तीसरा नाम जो हम लोग को मिलता है वो शशि भूषण चौधरी। क्या नाम मिलता है? बोलिए। हाँ, इसी से याद भी न हो जाएगा। और इन्होंने जो पुस्तक लिखी उस पुस्तक का नाम था सिविल रिबेलियन and
नहीं, गलत लिख रहे हैं। सिविल म्यूटिनी, म्यूनिटी and rebellion of 1857। शशि भूषण चौधरी ने जो ये पुस्तक लिखी, सिविल म्यूनिटी एंड रिबेलियन ऑफ 1857, इसमें पहली बार इस पुस्तक में इसे जन विद्रोह कहा गया, यानी पीपल रिवोल्ट। और उन्होंने इस बात को यूं ही नहीं कह दिया, बल्कि शशि भूषण चौधरी ने प्रमाणित किया बाज़ाब्ता तौर पे कि जो लोग कहते हैं कि इस विद्रोह में असंतुष्ट जमींदारों ने शामिल होकर के विद्रोह किया, असंतुष्ट सिपाहियों ने विद्रोह किया, तो ऐसी बात गलत है कि सिर्फ इन्हीं लोगों ने विद्रोह नहीं किया, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे किसान थे जो इस विद्रोह के नेतृत्व करता था। ये नहीं कि विद्रोह में भाग लिया। तो इस तरीके से ये पब्लिक के बीच फैला हुआ था। फिर उन्होंने हजरत बेगम का एग्जाम्पल दिया, लखनऊ के जो अंतिम नवाब थे, नवाब वाजिद अली शाह, उनकी जो पत्नी थी, तो वाजिद अली शाह तो भाग गए। वाजिद अली शाह की कहानी आपको पता है कि नहीं? जो अवध के अंतिम नवाब थे। कभी आप लोग लखनऊ गए हैं? वहाँ एक उनके पूर्व के नवाब के द्वारा एक बिल्डिंग बनाई गई है जिसको भूल भुलैया कहते हैं। नीचे में पूरा जो है हॉल है, और हॉल ऐसा है कि उसमें कोई पिलर नहीं है, और बहुत बड़ा हॉल है। 10,000 आदमी उसमें आराम से बैठ सकते हैं, कुर्सी नहीं लगेगी, बैठने में बैठ जाएंगे। और पिलर नहीं हो इसके लिए उसके पिछवाड़े में उसको जो टांगा गया है, उससे जो संरचना बनी है वो भूल भुलैया में डेवलप हो गया है। यानी उसके छत पर अगर आप चले जाइए, और 3 लेयर का है, 3 तल्ले का है वो, तो उसमें अगर घुस जाइए तो आप निकल नहीं पाइएगा। तो इसीलिए उसको भूल भुलैया बोला जाता है, और लोग जाते हैं बाज़ाब्ता घूमने के लिए उसको। एक्चुअली में वो बड़ा इमामबाड़ा कहलाता है, क्योंकि जो अवध के नवाब थे वो शिया थे, तो शियाओं के यहाँ इमामबाड़े का बहुत महत्व है। जैसे सुन्नियों के यहाँ मस्जिदों का बहुत महत्व है, तो शियों के भी मस्जिद होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उनके यहाँ मस्जिद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इमामबाड़ा है, क्योंकि इमामबाड़े में वो मजलिस करते हैं और मातम करते हैं, और उनके लिए मजलिस और मातम करना काफ़ी श्रेयस्कर माना जाता है। तो और दूसरी बात क्या है, एक खूबी कि इंट्रेंस गेट है, इंट्रेंस गेट के बाद यूं ही मैदान है, और तब बड़ा इमामबाड़ा है। तो उसमें बहुत सारे होल बने हुए हैं मेन इमामबाड़ा के ऊपर में, छत पे। तो आप देखिए, किसी भी, खूब लंबा जैसा है तो बहुत सारे होल हैं, तो किसी भी होल से देखिएगा तो आपको दिखाई पड़ेगा मेन गेट ही। यानी मेन गेट से कोई आ रहा है और होल से आप कोई बंदूक चला के मारना चाहते हैं तो निशाना अचूक लगेगा आपको, वो अंदर नहीं घुस सकता है। तो कुछ खूबियां थी। तो नवाबी क्या होती है वो हम साबित करना चाहते हैं, थोड़ा सा 2 मिनट समय दीजिए। तो रिवोल्ट हुआ तो अंग्रेज लोग सबसे पहले शासक को ही पकड़ेगा, तो नवाब थे वहीं बैठे हुए, तो आया, अब बैठे थे कहाँ, छत पे। तो लोग आके खबर दे रहा है कि देखिए घुस गया है ब्रिटिश फौज, सो भागिए यहां से। तो जो नवाब के कर्मचारी कह लीजिए, जो स्टाफ थे, वो ब्रिटिशों को देख के भाग गए पहले ही,
और नवाब साहब भागे नहीं। तो जब ब्रिटिशर्स ऊपर आया, पुलिस आया, तो बोला नवाब साहब बहुत समय आपको मिला भागने के लिए, देखिए सारे लोग आपके भाग गए, आप क्यों नहीं भागे? तो बोला कैसे भागते, जूता पहनाने वाला मेरा तो कोई है ही नहीं। तो ब्रिटिशरों ने जूता पहनाया, तब नवाब साहब अरेस्ट हुए और गए। तो इसको बोला जाता है नवाबी। ठीक है? हाँ रियल है, आपको हम दिखला सकते हैं, ये कोई ये नहीं है। ठीक है? तो इनका कहना था, शशि भूषण चौधरी का, कि जब वाजिद अली शाह वहां से चले गए, उनको अरेस्ट करके कलकत्ता ले जाया गया और फिर वहीं उनका मृत्यु हुआ, लेकिन उनकी पत्नी नहीं गई थी, हजरत बेगम, और इनका बेटा था जिसका नाम था बिरजिश कदर। तो देखिए इनका एक बेटा नहीं था, पता है कि नहीं आपको? बात निकल रही तो थोड़ा और निकाल दिया जाए। तो नवाब वाजिद अली शाह ने 365 शादियां की थी और हर पत्नी के पास वो साल में एक ही बार जा पाते थे, और हमेशा तो नहीं, लेकिन अधिकांश पत्नियां कंसीव कर जाती थी। तो जो बच्चे हुए वो उनको ही पता नहीं था मेरा बच्चा कौन है। तो लोग हंसी खेल में बोलते हैं, क्योंकि लखनऊ में बहुत गए हैं, कि लखनऊ में रिक्शा चलाने वाला जितना आपको मिलेगा वो सब नवाब वाजिद अली शाह के खानदान का है, क्योंकि इतने ऐठन उसमें है ना, नवाबी है, कि वो उसी का खून का है, इसीलिए ऐसा है। तो खैर ये हिस्ट्री नहीं है जो आप पूछ रहे थे, ये वहाँ जो है वो एक मजाक चलता है। तो पढ़ने में ये सभी बात भी जान लेनी चाहिए, कोई ये सब लेखनी में नहीं आएगा, ये सब ऐसी चुटकुले के रूप में जानिए, क्योंकि अपने बच्चों को आप सुना पाइए कि ऐसा ऐसा दौर गुजरा है। तो कम ऑन टॉपिक्स, तो बेगम हजरत महल और बिरजिस कदर रह गए थे लखनऊ में, और बेगम ने बिरजिस कदर को नवाब घोषित कर दिया, अपने बेटा को, यानी वाजिद अली शाह के बेटा को। और हजरत महल इतना हिम्मत इसलिए कर पाई कि जो लखनऊ में रहने वाली आवाम थी, जिसमें मोस्टली हिंदू थी, वो सभी के सभी बेगम हजरत महल के पीछे खड़े हो गए कि नहीं आप विद्रोह कीजिए, हम लोग साथ देंगे। इसका एविडेंस शशि भूषण चौधरी को मिला। तो इस तरीके के बहुत सारे एविडेंस मिले, और उस एविडेंस के आधार पर कहा कि भाई ये सिर्फ सिपाही विद्रोह नहीं था, ये एक जन विद्रोह था। अब बात समझ में आई? अब उसके बाद आगे नाम जो हम बताना चाहते हैं आपको, वो है पीसी जोशी। क्या नाम है? पीसी जोशी। इन्होंने जो किताब लिखी उसका नाम था रिबेलियन 1857। रिबेलियन 1857। क्लियर? ये ऐसे इतिहासकार हैं जिनको आप वामपंथी कह सकते हैं, यानी लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन है ये। देखिए मैंने लेफ्ट हाथ से लिखते थे, सुन रहे हैं साहब? लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन का ये अर्थ लगा रहे हैं कि लेफ्ट हाथ से लिखते थे, राइट हाथ से नहीं लिखते थे। तो पहले इनको ये बात क्लियर कर दे। तब हिस्ट्री में लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट का मतलब ये होता है कि जो हिस्टोरियन राष्ट्रवादी भावना से ओतप्रोत होकर के लिखे, माने अपने देश के उद्देश्यों को सर्वोपरि रखकर यह देश का महिमामंडन करने के लिए हिस्ट्री रखे, तो ये दक्षिणपंथी इतिहासकार कहलाते हैं। और जो इतिहासकार मार्क्स के विचारों को मानता हो और इतिहास में आर्थिक पहलुओं को ज्यादा उजागर करता हो, इकोनॉमिक सेगमेंट को,
तो वो वैसा हिस्टोरियन या इतिहास लेखक या इतिहासकार लेफ्टिस्ट कहलाता है, वामपंथी कहलाता है। बायां हाथ से लिखने के कारण वो वामपंथी नहीं कहलाता है? अब समझ में आई बात? नहीं आई? अब हमेशा याद रहेगा। तो पीसी जोशी वामपंथी इतिहासकार थे और इन्होंने रेबेलियन 1857 जो लिखा, तो इनका उद्देश्य ये था कि यह विद्रोह जो है एक्चुअली में मजदूरों और किसानों ने शुरू किया था, और यह विद्रोह सिर्फ ब्रिटिश शासन के खिलाफ नहीं था बल्कि भारतीय जमींदारों के भी खिलाफ था। बात समझ में कितना कंट्रास्ट चल रहा है 1857 के हिस्ट्री को लिखने में। तो आपको ये सब तो विचार जानना ही है मेंस में लिखने के लिए, लेकिन इस पुस्तकों का और राइटर्स का जो नाम है ये ऑब्जेक्टिवली मिलाने के लिए, मैच करने के लिए दे देता है। तो इसको याद कीजिएगा तो आपका प्रीलिमिनरी टेस्ट भी अच्छा जाएगा और मेंस भी अच्छा जाएगा। इसी वजह से इस टॉपिक को हम पढ़ाना चाहा और हम पढ़ा रहे हैं। तो ये तो हुआ। अब देखिए साहब, एक घटना और घटती है। ठीक है? और वो घटना क्या घटता है कि 1970 टू 80, यानी ये जो 10 ईयर है जिसको 7वां दशक, 7th डिकेड कहा जा सकता है, उसमें एक नई प्रवृत्ति उभर करके सामने आई। यानी न्यू ट्रेंड हिस्ट्री लिखने में 1857 के विद्रोह को एक नए दृष्टिकोण से लिखने की कोशिश की जाने लगी। और वो दृष्टिकोण क्या था पता है आपका? कि नहीं, देश इसमें कूद पड़े, आदमी नहीं कूद पड़ा, पूरा देश ही कूद पड़ा इसमें। और 3 देश कूद पड़े 1857 के विद्रोह को लिखने के लिए। बजाते तौर पे गवर्नमेंट पॉलिसी हो गई इस 10 वर्षों में। एक तरफ भारत, एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ ब्रिटेन। इन 10 वर्षों में भारत में जिन्होंने भी लिखा, उनका उद्देश्य पूरा इसे राष्ट्रीय विद्रोह साबित करने का रहा कि एक नेशनल रिवोल्ट था। अब इसमें सबसे बड़ा दिक्कत ये कि जिस समय की घटना के लिए राष्ट्रवाद शब्द जोड़ रहे हैं, उस समय के लिए बहुत कोशिश आप करेंगे तो आप ये कहेंगे कि उस समय राष्ट्रवाद शैशवावस्था में था, पूरा परिपक्व नहीं हुआ था, पूरा मैच्योर्ड नहीं हुआ था। अब घटनाओं के आधार पर न कहेंगे साहब, तो घटना कोई भी ऐसी नहीं थी जिसके आधार पर आप ये साबित कर सकते हो कि उस समय तक, यानी 1857 तक, इंडियन नेशनलिज्म पूरी तरीके से परिपक्व, मैच्योर्ड हो चुका था। तो जब मैच्योर्ड ही नहीं हुआ था तो फिर आप कैसे इसे एक राष्ट्रीय आंदोलन कह सकते हैं? और अगर था तो आजादी उसी समय मिल जानी चाहिए थी। फिर सिखों ने अंग्रेजों का साथ क्यों दिया? गोरखों ने अंग्रेजों का साथ क्यों दिया? यह बहुत सारे रजवाड़े थे, जिंद के रजवाड़ों ने अपनी सेना दी ब्रिटिशों को विद्रोह को दबाने के लिए। तो इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएगा कोई। तो फिर कैसे कहिए कि एकदम 110% राष्ट्रीय आंदोलन था। दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो इतिहासकार हैं, या पाकिस्तान देश कह लीजिए, उसका प्रयास क्या था? इस बात को साबित करना कि 1857 के विद्रोह में
मुसलमानों ने पाइवटल रोल अदा किया, महती भूमिका अदा किया। तो इसका अर्थ यह ना हुआ कि सिर्फ मुसलमान ही विद्रोही थे। तो क्या इतिहास में ऐसा दिखाई पड़ता है कि सिर्फ मुसलमान विद्रोही थे? मुसलमानों से ज्यादा विद्रोहियों की संख्या सबसे ज्यादा हिंदुओं की थी। तो इस आधार पर भी उनका यह कहना गलत था। अब ब्रिटेन के जो इतिहासकार थे उनका क्या प्रयास था? उनका प्रयास यह था कि 1857 के विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों ने जो काम किया वो भारत के हित में किया। अगर विद्रोह सफल हो जाता और अंग्रेजों को भारत से बाहर हो जाना पड़ता तो फिर भारत उसी असभ्यता में पड़ा रहता जिस सभ्यता में अंग्रेजों के आने से पहले था। अब इस वैज्ञानिक युग में इस तरह का विचार स्वीकार किया जा सकता है। तो इस दशक में यानी 70 से 80 के दशक में एक इतिहास लिखने का जो नया ट्रेंड शुरू हुआ, नई परिपाटी शुरू हुई, वो चाहे जो भी उसमें शामिल हो वो निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ नहीं था, न्यूट्रल और ऑब्जेक्टिविटी उसमें नहीं थी, पूरा पूरा पक्षपातपूर्ण था। लेकिन 1980 के बाद 1980 के बाद एक नया दौर आया। 1857 के नहीं मन लग रहा पढ़ने में? क्या लग रहा है ना? तो 1857 के इतिहास को लिखने में एक नया ट्रेंड आया और उस ट्रेंड का एक नाम दिया जाता है सबल्टर्न इतिहास लेखन। ये इसी समय उभरा ही। सबल्टर्न हिस्टोग्राफी, बात समझ में आ रही है? अभी तक कैम्ब्रिज हिस्टोग्राफी था, ऑक्सफोर्ड हिस्टोग्राफी था, राइटिस्ट हिस्टोग्राफी था, लेफ्टिस्ट हिस्टोग्राफी था। एक नया हिस्टोग्राफी आया जिसको सबल्टर्न हिस्टोग्राफी, सबल्टर्न इतिहास लेखन कहते हैं। क्या था भाई सबल्टर्न इतिहासकार लेखन? तो इस विचारधारा के समर्थक जो इतिहासकार थे उनका यह विचार था कि अभी तक जो भी इतिहास लिखा गया है वो राजाओं और महाराजाओं का या शासक वर्गों का इतिहास लिखा गया है, आम जनता का इतिहास नहीं लिखा गया है। तो जिसके वजह से सभ्यता चलती है, आर्थिक गतिविधियां संपन्न होती है या देश का विकास होता है, उसी को अभी तक उपेक्षित किया गया। इसलिए इतिहास को यदि सही ढंग से समझना है तो हमें जनता का इतिहास लिखना पड़ेगा। संक्षेप में, इन शॉर्ट, इतिहासकारों का वर्ग जिन्होंने जनता का इतिहास लिखना शुरू किया वही सबल्टर्न इतिहासकार कहलाए। और इसमें 3 नाम काफी महत्वपूर्ण है। कितने नाम? 3 नाम। उसमें पहला नाम है रंजीत गुहा का, दूसरा नाम है शाहिद अमीन का, और तीसरा नाम है हेनरी स्टोक्स का। हेनरी स्टोक्स का। ये तीनों के तीनों इतिहासकार सबल्टर्न हैं और तीनों ने 1857 के रिवोल्ट पर लिखा और ये साबित किया कि अभी तक जो भी इतिहास इस विद्रोह पर लिखा गया है वो सभी के सभी इनकम्प्लीट हैं, यूनिलैटरल हैं यानी एकांगी हैं और निष्पक्ष नहीं है। क्योंकि कोई भी क्रांति या कोई भी विद्रोह चंद मुट्ठी भर लोगों के सामने आ जाने से सफल नहीं होता है या उसका विस्तार नहीं होता है या बहुत दिनों तक एग्जिस्ट नहीं करता है। 1857 का विद्रोह
10 मई 1857 को शुरू हुआ तो ऐसा नहीं कि 20 मई या 20 जून को खत्म हो गया, बल्कि लगभग छिटपुट रूप से तो 1859 तक चलता रहा और बहुत व्यापक पैमाने पे 1 वर्ष तो लगातार चला। तो चंद लोगों के द्वारा 1 वर्ष तक लगातार विद्रोह का चलाना यह संभव नहीं था। इसका मतलब कि जनता ने इस पे भाग लिया था और जनता में भाग लेने के लिए इन राइटरों ने बहुत सारे क्षेत्रीय नेताओं को, जैसे बड़ौत तहसील के शाहमल, झारखंड का गोनू, आसाम का कंदर पेशवर सिंह, पटना का पीर अली, गया का अली करीम, ये सब कुछ नाम थे जो बहुत गहराई से दबे हुए थे। और रंजीत गुहा, शाहिद अमीन और हेनरी स्टोक्स ने इन सभी नामों को लाकर पटल पर रखा और कहा कि वास्तविक नेतृत्व इन्हीं लोगों ने किया था, जिसको दुनिया नहीं जानती है। इसलिए ये पूरा का पूरा एक जन विद्रोह था, एक पीपल रिवोल्ट था। तो इस तरीके से इतिहास लेखन के इस क्लास में हमारा उद्देश्य ये था कि आखिर 1857 का विद्रोह क्या था। तो कंक्लूजन ये कि एक महाविद्रोह था, एक जन विद्रोह था। तो हम समझते हैं कि एक जो टॉपिक था वो हम समझाने में सफल रहे। अगले क्लास में जब हम मिलेंगे तो इसके कारणों और इसके स्वरूपों का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि आखिर इस विद्रोह के क्या कारण थे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।